एवरीवन, दिस इज रेखा बुशवा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग वीडियो एंड कंटेंट के साथ। और ये कंटेंट बहुत ज़्यादा एक जैसे मैं कहूँगी कि डिमांडिंग में था कि मैम चिंतन का जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसे क्लियर कर दीजिए। सो इसे आज मैं क्लियर करूँगी अच्छे तरीके से कि एक्चुअल में चिंतन होता क्या है। चिंतन एक्चुअल में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि ये जो टॉपिक है ऑल टीचिंग एग्जाम्स में आएगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए और अपना पॉजिटिव सपोर्ट दें लाइक हिट के थ्रू, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के लिए क्लासेस कंटिन्यू रख सकूं। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से एम फॉर टीचिंग से और मुझसे जुड़ सकते हैं और ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी लिंक के थ्रू कंटिन्यू करें अपनी लर्निंग को और प्रिपरेशन को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं चिंतन का अर्थ, यानी कि एक्चुअल में चिंतन किससे रिलेटेड है, हमारी थिंकिंग से, हमारे विचारों से रिलेटेड है कि हम जहां पर कोई भी चीज सोच रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा चिंतन के अकॉर्डिंग आएगा। एज अ थिंकिंग, एज अ थॉट, जो हमारे विचार है, जो हमारे आइडियाज हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, चिंतन। तो यहाँ पर आज के हम टॉपिक में चिंतन का अर्थ, परिभाषा, चिंतन के प्रकार और विशेषताओं को अच्छे से समझेंगे, क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट को, और फिर इससे रिलेटेड मैं एक एमसीक्यू बेस्ड वाली लाइव क्लास लेकर आऊंगी जो हमारी डेली 10 PM पर कंटिन्यू होती है लाइव क्लासेस, उसके थ्रू। सो कंटिन्यू कीजिए अपनी लर्निंग को, सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों को एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि चिंतन क्या है। अभी मैंने आप लोगों को चिंतन एक छोटे से हिंट के तौर पर बता दिया कि थिंकिंग, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, और जहां पर हम एक सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं ऐसा चिंतन का ही पार्ट है। तो यहाँ पर अर्थ समझ लेते हैं। चिंतन का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो इसको समझा जाए तो नॉर्मली ये पता चल जाएगा हमें कि एक्चुअल में चिंतन क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको भी पता है और हमें भी, यानी कि मुझे भी पता है ये चीज और आपको भी पता है। तो मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं तो आती ही रहती हैं। हर व्यक्ति के लाइफ में ये चीज कंटिन्यू है कि कठिनाइयां और समस्याएं उसे फेस करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो मनुष्य समस्याओं के समाधान हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के उपायों को क्या करता है, सोचता है। जो अपनी थिंकिंग है उसको कहीं ना कहीं घुमाता रहता है इधर उधर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। यही उपाय सोचना ही क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। अभी मैंने एग्जैक्ट आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने हिंट के तौर पर बताया कि चिंतन क्या है, कि जहाँ पर हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और फाइनली उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं कि हमारा उस समस्या का कुछ तो हल निकला, तो वो आइडिया, वो विचार, वो सोचना, ये सब हमारा क्या कहला जाता है, थिंकिंग कहला जाता है। नॉर्मली चिंतन कहलाएगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पर क्लियर की है कि मनुष्य समस्याओं के समाधान हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय सोचता है। यही जो उपाय होते हैं, यही जो आइडियाज होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे चिंतन कहलाते हैं। ये बड़ा ही गंभीर होता है। इससे आगे समस्या का हल निकालना या निकलना यह भी तय नहीं होता, मतलब कि क्लियर नहीं हो पाता उसके अंदर की जो समस्या है, क्या उसका हल एग्जैक्टली निकल गया है या नहीं निकला है। बस उसके ऊपर क्या चल रही है, एक सोच विचार। हम आइडियाज लगा रहे हैं, हम आइडियाज कंटिन्यू कर रहे हैं, उपाय कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये हल निकालेंगे या इस तरीके से हम सोचेंगे तो क्या पता इस समस्या का समाधान इस तरीके से निकल जाए। तो ये सोचना ही हमारा चिंतन कहलाएगा। बेशक उस समस्या का समाधान एग्जैक्टली निकले ना निकले वो मैटर नहीं करता, बट उन सब चीजों को सोचना क्या कहलाएगा, हमारा चिंतन कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में चिंतन का अर्थ। अब चलते हैं चिंतन की परिभाषाएं। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मैं बता दूं, याद दिला दूं आप लोगों को कि स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये स्टेटमेंट या चिंतन की ये स्टेटमेंट किसने दी है। तो रॉस के अनुसार जो पहली स्टेटमेंट है, इन्होंने क्या कहा है चिंतन के बारे में, देखिए। चिंतन मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक पहलू है। ये मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। तो जहां पर हिंट आप लोग याद रख सकते हैं, ट्रिक याद रख सकते हैं कि जहां पर अगर ये वर्ड आ गया ना, मानसिक क्रिया, तो वहां पर आप लोगों को रॉस के बारे में याद रखना है कि ये मानसिक क्रिया के बारे में तो रॉस ने बताया है। तो नॉर्मली क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, याद भी अच्छे से लर्न हो जाएगी आप लोगों को कि जो मानसिक क्रिया की जो प्रक्रिया बताई है एज अ चिंतन के अकॉर्डिंग, वो रॉस ने बताई है। ठीक है, सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो बताई है रायबर्न के अनुसार, जिन्होंने चिंतन के अकॉर्डिंग कहा है कि चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास के आधार पर चलती हुई एक स्थिति पर पहुंच जाती है।
जो इच्छा को क्या कर देती है, संतुष्ट कर देती है। इट मीन्स अगर उस समस्या का समाधान पूरी तरीके से नहीं निकला, बट 99% तो निकला है, हम 99% तो कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वो क्या है, एज अ थोड़ा बहुत हमें सेटिस्फाई कर देती है। तो जहां पर इच्छा वर्ड आ जाएगा तो वहां पर आप लोगों को क्या याद रखना है, राय भरने के बारे में। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर चलते हैं वैलेंटाइन के अनुसार इन्होंने चिंतन के बारे में क्या बताया है। इन्होंने कहा है कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध यानी कि फ्रीक्वेंट तरीके से, एक बिल्कुल फ्रीक्वेंस तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित यानी कि बढ़ रहा है, आगे फ्लो हो रहा है, तो मतलब पहुंच रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो जहां पर हम लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो वहां पर आ जाएगा वैलेंटाइन के बारे में, ठीक है। तो वैलेंटाइन ने अपने विचारों में, चिंतन के विचारों में कहा है कि जहां पर लक्ष्य और उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो अविराम गति कंटिन्यू चल रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एज अ लक्ष्य और उद्देश्य की एक तरीके से चिंतन की थिंकिंग कहलाएगी। यानी कि चिंतन के अकॉर्डिंग जो थिंकिंग चल रही है वो हमारी क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट परिभाषा कहलाएगी चिंतन की, ठीक है। जहां पर हम लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, उस उद्देश्य तक पहुंच रहे हैं। देन है हमारे सामने गैरेट के अनुसार इन्होंने क्या कहा है चिंतन में। इन्होंने चिंतन के एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो जहां पर ये तीनों वर्ड आ जाएं तो वो किसने कही है, गैरेट ने कही है। तो ठीक है, ये चीज आप लोग स्ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का उपयोग होता है या प्रयोग होता है। तो ये चिंतन के अकॉर्डिंग किसने कहा है, गैरेट ने कहा है, ठीक है। अब चलते हैं चिंतन के प्रकार। आई थिंक 4 हमने डिस्कस कर ली है कि चिंतन, हर किसी ने अपना अपना एक व्यू दिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, अपना ओपिनियन रखा है चिंतन के बारे में। इवन आपका भी और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा कि चिंतन के बारे में आप क्या सोचते हैं, बट एक टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ कुछ चीजें एग्जैक्टली याद रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं चिंतन के प्रकार। एक और चीज शायद आप लोगों को ये पूरा फॉर्मेट देखकर याद आ जाए कि मैम हमने तो 4 प्रकार पढ़े हैं, हमने तो 2 प्रकार पढ़े हैं, हमने तो 8 प्रकार पढ़े हैं। मैं बता दूं एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड सिर्फ 6 ही प्रकार लिए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पूरा जो वास्ट टॉपिक है चिंतन का उसे क्लियर नहीं किया है। सिलेक्टेड चीजों को मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि सिलेक्टेड चीजों को ही अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करते हैं। इन 6 के 6 प्रकारों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उन्हीं को ही ले रही हूँ। तो 6 प्रकार हैं चिंतन के अकॉर्डिंग। कहीं पर आपको 4 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड आप मत करना, कोरिलेट मत करना इस वीडियो को। आप लोग ये 6 जो मेन है इनको याद रखिए, ठीक है। तो पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जिसे मूर्त चिंतन कहा जाता है, ठीक है। फिर है प्रत्यात्मक चिंतन, जिसे अमूर्त चिंतन कहा जाता है। अगर मूर्त अमूर्त की जगह ये दोनों आ गए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर हिंट के तौर पर ये दोनों लिख दिए इन्हीं के साथ। फिर है कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, अभिसारी चिंतन और अपसारी। इन दोनों से रिलेटेड तो मैं ऑलरेडी वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, आप लोग वो देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर ही दूंगी कि ये होता क्या है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक चिंतन को क्लियर करते हुए जाएंगे कि एक्चुअल में चिंतन होता क्या है। सबसे पहला है हमारा प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि मूर्त चिंतन। प्रत्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हमारे प्रत्यक्ष है। अगर मेरे सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है तो वो क्या है, वो मेरे सामने एज अ बैठा हुआ है, इट मीन्स मैं उसे देख पा रही हूँ, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष, वो मेरे सामने है, यानी कि प्रत्यक्ष है। तो नॉर्मली नाम से पता चल जाता है कि जहां पर, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि उस चीज का चिंतन किया जा रहा है जो हमारे प्रत्यक्ष होगी, अर्थात हमारे सामने होगी। इसमें बालक उन वस्तुओं के बारे में सोचता है जो उसके सामने भौतिक वातावरण में उपस्थित रहती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कक्षा है, ठीक है, ये क्लास है और इसके अंदर डेस्क हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई है और वो उन सब चीजों के बारे में सोच रहा है क्योंकि वो उसके सामने, एग्जैक्ट सामने उन्हें वो देख पा रहा है, छू पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। ये सारी की सारी चीजें हमारे किस में आ जाएंगी, प्रत्यक्षात्मक। तो जिन चीजों के बारे में हम सोच रहे हैं और वो हमारे सामने रखी हुई है तो वो हमारी प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर।
देन है हमारे सामने प्रत्यात्मक चिंतन यानी कि अमूर्त चिंतन। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, यह थोड़ा सा उच्च प्रकार का चिंतन है। इसमें बालक में प्रत्यय का निर्माण बनना शुरू हो जाता है। यह चिंतन तब मतलब कि बनता है या तब करता है जितना ज्यादा प्रत्यय बनेंगे उतने ही ज्यादा प्रत्यात्मक चिंतन उनमें होगा। प्रत्यय से आशय है कि किसी भी प्रकार की छवि मन में बनाना। बच्चा जानवर या वस्तुओं आदि को देखकर उनका चित्र दिमाग में बनाना सीख जाता है और उनके आधार पर चिंतन करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहली क्लास का फर्स्ट क्लास का एक बच्चा है और उसको मैंने लायन यानी कि एज अ शेर के अकॉर्डिंग बताया कि शेर ऐसा होता है, जंगल में रहता है, जंगल का राजा, ये सब। तो उसके माइंड में उस जानवर के प्रति कुछ छवियां बनने लग जाएंगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एज अ प्रत्यात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन कहलाएगा, जो उसके अपने माइंड में कुछ ना कुछ चीजें बन रही है और उनके अकॉर्डिंग वो विचार कर रहा है, सोच रहा है उन सब चीजों के बारे में, उस जानवर के बारे में सोच रहा है कि वो कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा, इन सब चीजों के। हालांकि जो टीचर है वो सिर्फ बता रही है, ओरल वे में हर चीज बता रही है, पर उसके माइंड में वो सारी की सारी चीजें छवियों के अकॉर्डिंग बन रही हैं, तो वो हमारी एज अ क्या कहलाएंगी, प्रत्यात्मक चिंतन के अकॉर्डिंग। क्लियर है सभी को आई थिंक? तो लाइक इट जरूर कर दीजिएगा भाई, आप लोग बोलना पड़ता है बीच बीच में लाइक इट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है कल्पनात्मक होता क्या है, जहां पर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। इमेजिनेशन, एक फैंटेसी में खो गए, हम चले गए बिल्कुल। एक बच्चा है, तो चलिए पहले मैं क्लियर कर देती हूँ इस पैराग्राफ को, फिर मैं बताऊंगी एक एग्जाम्पल। इसमें वस्तुओं के सामने ना होते हुए भी उसके बारे में सोचना या चिंतन करना ही कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। वैसे इसमें और अमूर्त चिंतन में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें बालक कल्पना करके सीख जाता है, अब वह वस्तुओं आदि के सामने ना होते हुए भी उसके बारे में सोच सकता है, बस यही कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट अमूर्त चिंतन में क्या क्लियर किया कि बच्चे के सामने हम लायन के बारे में बता रहे हैं, शेर के बारे में बता रहे हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, वो ये खाता है, वो ऐसे रहता है, सारी चीजें। अब बच्चे क्या है, उनके सामने कुछ नहीं बोला जा रहा, कुछ भी नहीं, उनके माइंड में जो चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो अपने मन से, अगर बच्चा सामने बैठा हुआ है तो उसके एक सेकंड में ही हजारों चीजें आ जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं कल्पनाओं से रिलेटेड है। तो जहां पर उसके सामने कोई टॉपिक नहीं रखा गया, कोई चीज बोली नहीं गई है, और फिर भी वो एज अ सोच रहा है, किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कल्पनात्मक चिंतन कहलाएगा। ठीक है। देन है हमारे सामने तार्किक चिंतन। इसमें कई सिद्धांतों, तर्कों आदि के आधार पर चिंतन किया जाता है। यह चिंतन हर कोई नहीं कर सकता, यह सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन होता है। बुद्धिजीवी अक्सर इसी प्रकार का चिंतन प्रयोग करते हैं। सोच विचार मतलब बहुत ही डीप थिंकिंग रखना, डीप थिंकिंग रखना यानी कि बहुत ही डीप तरीके से सोच विचार करना, ये क्या कहलाएगा, हमारा तार्किक चिंतन कहलाएगा। जहां पर कोई वस्तु है और उसके अकॉर्डिंग हम बहुत अमेजिंग तरीके से सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं ना, जो जीनियस माइंड के होते हैं, जो मतलब कि जिनका आईक्यू लेवल 140 130 होता है, तो वो तार्किक चिंतन ज्यादातर करते हैं। तो वो उस तरीके से तार्किक चिंतन हो जाता है जहां पर इंस्टेंट उनके माइंड में कोई सिचुएशन आई, यानी कि उनको कोई ऐसी सिचुएशन दी और सडनली उन्होंने उसका जो कंक्लूजन है वो निकाल कर दे दिया, तो वो हो जाता है हमारा कहीं ना कहीं तार्किक चिंतन। ठीक है। अब चलते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को अगर मैं क्लियर करूं, एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं इसको पैराग्राफ को क्लियर करूंगी। छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दूंगी। एक क्वेश्चन मैंने एक बच्चे से पूछा कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है। उसने आंसर दिया रामनाथ कोविंद। उन्होंने आंसर दे दिया, उस बच्चे ने, रामनाथ कोविंद। ठीक है। अब ये आंसर तो मुझे मिल गया क्योंकि ये एग्जैक्ट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्ट आंसर है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। जहां पर एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ रहा है, हमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जहां पर उसका एक ही ऑप्शन है, एक ही आंसर है, वो हमारा अभिसारी चिंतन कहलाएगा। ठीक है। अब इसको मैं पैराग्राफ में क्लियर करूंगी। अभिसारी चिंतन सर्वप्रथम इसकी व्याख्या की थी पॉल गिलफर्ड ने। पॉल गिलफर्ड ने इसकी व्याख्या की थी। अभिसारी चिंतन किसी मानक प्रश्न का उत्तर देने में किसी सृजनात्मक योग्यताओं की आवश्यकता नहीं होती। विद्यालयों में होने वाले अधिकांश कार्यों, बुद्धि आदि के परीक्षण में
बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने में अभिसारी चिंतन का प्रयोग होता है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति एक पदानुक्रमित ढंग से अनुसरण करते हुए चिंतन करता है। यहाँ पर अगर मैं उसके सामने 4 ऑप्शन रखती, जैसे मैंने पूछा था कि राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद के साथ मैंने 1, 2, 3 और 4, ये मतलब कि 4 ऑप्शन रखे और यहाँ पर मैंने रामनाथ कोविंद का ऑप्शन डाला है, तो वो आंसर कौन सा चूज करेगा, सेकंड ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि उसे सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जहां पर जिसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से आ सकता है और बिल्कुल हमें सेकंडों में आंसर मिल गया, तो वो हमारा अभिसारी चिंतन हो गया। जहां पर नॉर्मल याद रखना है कि जहां पर किसी एक केंद्र बिंदु पर हमारा माइंड बिल्कुल टिका हुआ है कि उसका एक ही आंसर होगा, उसके बारे में हमें सोच विचार नहीं करना है, तो वो हमारा अभिसारी चिंतन कहलाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अपसारी चिंतन में। अब इसमें मैंने क्लियर किया, मतलब कि एक मैंने क्वेश्चन दिया और मैंने इससे एक बच्चे से बोला कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, यानी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है पीएम नरेंद्र मोदी, तो अगर आप पीएम होते तो क्या करते। एक बच्चे से मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आप पीएम होते तो क्या करते, तो उसने क्या किया, अपने कम से कम 150 से 200 वर्ड्स में उसने अपना आंसर दिया। ठीक है, उसको सोचने का टाइम दिया, उसने फिर बोला, उस चीज को एक्सप्लेन किया। जहां पर हमें किसी भी पॉइंट के लिए या किसी भी वस्तु से रिलेटेड कोई भी ऐसा मतलब कि टॉपिक जिसके लिए हम स्वतंत्र हैं सोच विचार करने के लिए, जहां पर हम स्वतंत्र हैं या उस बच्चे को स्वतंत्रता दी जा रही है सोच विचार करने के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अपसारी चिंतन कहलाएगा। दोनों ही ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए हैं, जहां पर हम अपने विचार रख सकते हैं, जहां पर हम अपने बल, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर उस चीज को और लंबे से लंबा मतलब कि कर सकते हैं। यहाँ पर उसने सिर्फ आंसर दिया था 200 वर्ड्स में, या हमने उस बच्चे से कहा कि सिर्फ 200 वर्ड्स में आंसर दीजिए। अगर ये चाहता तो उसको 400 भी कर सकता था। अगर ये चाहता, इसके माइंड में अगर और बहुत सारे पॉइंट्स आते जाते तो ये बहुत लंबा कर सकता था। मतलब वो कहीं ना कहीं से स्वतंत्र था अपने आंसर को देने के लिए। तो अपसारी चिंतन वही होता है जहां पर हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा जो माइंड है, वो सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं टिका हुआ। सिर्फ एक पॉइंट पर ना टिके होने के बावजूद वो स्वतंत्र है अपने आंसर को रखने में, अपने विचारों को रखने में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर आई थिंक ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगे कि पढ़ने की जरूरत है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे 6 पॉइंट्स जो चिंतन के अकॉर्डिंग मैंने क्लियर कर दिए। होप सो आप लोगों को अच्छे लगे हों। लाइक इट जरूर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं चिंतन की विशेषताओं की ओर। चिंतन की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है, चिंतन द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल अमेजिंग। चिंतन द्वारा हम सोच विचार कर रहे हैं तो तभी तो समस्या का समाधान निकलेगा। जब तक हम सोचेंगे नहीं, उस चीज के बारे में विचार नहीं करेंगे, तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। चिंतन हर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, चाहे अगर बच्चे का IQ लेवल 70 है, चाहे 140 है, तो दोनों ही तरीके के, या इसमें इसके बीच में जितने भी कैटेगरी के बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, वो सभी ना सभी क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। सज्जन पुरुष सदैव चिंतन करते रहते हैं। जो बिल्कुल जिनका माइंड ब्रिलियंट और शार्प होता है ना, वो कहीं ना कहीं सोच विचार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन लेते रहते हैं, और वो भी एग्जैक्ट और अच्छे तरीके से। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। ये हाथों से नहीं की जाती है, पैरों से नहीं की जाती, मानसिक, ये सिर्फ माइंड में ही सोची जाती है। चिंतन एक विशिष्ट गुण है। ये हर गुण, मतलब ये गुण तो वैसे होता ही है, हर किसी के पास ये गुण होता है, पर इसका अच्छे से यूज करना हर व्यक्ति के बस का नहीं होता। इसको एग्जैक्टली मतलब जल्दी से कंक्लूजन तक आ जाना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो इसीलिए विशिष्ट गुण इसे कहा जाता है। तो ये कुछ 5 विशेषताएं आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप सो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में याद रखेंगे। सो गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट, लाइक इट एंड कमेंट के थ्रू, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँ। सो कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक समझना है या कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करेंगे। अब इसके हम MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे किसी दिन, तो आप लोग बस अपना पॉजिटिव सपोर्ट देते रहिए, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब के जरिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।